अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। हुकूमत ने तो वाज़ेह कर दिया है कि असेंबली मुद्दत ख़त्म होने से पहले तहलील कर दी जाएगी, मगर इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं, इस हवाले से हुकूमती बयानात और इक़दामात कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। आज वज़ीर आज़म के नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने के बयान के बाद इस कन्फ्यूजन में मज़ीद इजाफा हो गया है। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 230 में तरमीम करके निगरान सेटअप के कोई इख्तियारात दिए, जिसके बाद सवालात उठे और फिर हुकूमती वज़रा ने मरदमशुमारी से मुतालिक मुतज़ाद बयानात दिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल वाज़ेह कर चुके थे कि इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे, मगर कल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि बेहतर होगा कि मरदमशुमारी का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में एक बार डिस्कस कर लिया जाए। अगर काउंसिल मरदमशुमारी की मंजूरी दे देती है तो इलेक्शन कमीशन को 1 से 1.5 माह लगेगा, यानी इलेक्शन में 1 से 1.5 माह की ताख़ीर के इम्कानात होंगे। और फिर आज खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया है कि हमें अब नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में जाना है। जैसे ही नताइज मुकम्मल हो जाएंगे, फौरी मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुला लेंगे। हुकूमत के जाने में चंद दिन रह गए हैं, तो ये CCI का इजलास कब बुलाया जाएगा? यानी नून लीग की हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद नई मरदमशुमारी पर पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराने का ऐलान कर रही थी, फिर कुछ दिन पहले तक अपना मौक़िफ़ बदलते हुए पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने का ऐलान कर रही थी और अब नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने का ऐलान कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो इंतखाबात में 90 दिन के बाद भी कम से कम 4 से 6 हफ्ते की ताख़ीर हो जाएगी, मगर ये ताख़ीर सिर्फ 4 से 6 हफ्ते की ही होगी। इस पर बहुत बड़ा सवाल है और अगर मामलात अदालतों में चले गए तो ये सिलसिला मज़ीद लंबा भी हो सकता है। और फिर ये सवाल भी उठेगा कि नई मरदमशुमारी के तहत सूबों के दरमियान कौमी असम्बली की सीटों की तकसीम बग़ैर आइनी तरमीम के कैसे तब्दील की जाएगी। एक तरफ इंतखाबात के इनेकाद पर सवालिया निशान है और दूसरी तरफ निगरान सेटअप के हवाले से भी अब तक कोई नाम सामने नहीं आया है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहाद का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ था, जिसमें ज़राए के मुताबिक नून लीग ने इत्तेहादियों से 2 दिन के अंदर निगरान सेटअप के हवाले से नाम मांग लिए हैं। वज़ीर आज़म ने 9 मई के हवाले से भी कह दिया है कि 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत की गई। इस जत्थे में इसके चंद 100 लोग और कुछ रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी भी थे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ वफा की वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर मरदमशुमारी का सारा अमल आप देखते रहे, इसके बाद आपने पिछले दिनों खुद अनाउंस किया कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन होंगे। आज वज़ीर आज़म ने अनाउंस कर दिया कि नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, CCI का इजलास बुलाया जाएगा। आप लोगों के पास तो टाइम ही 8-9 दिन का रह गया है, कब ये इजलास बुलाया जाएगा, कैसे ये फैसला हुआ है? ये देखिए शाहजेब, जो मेरी आपसे गुफ्तगू हुई थी उसमें मैंने यही कहा था कि अगर नई मरदमशुमारी आ जाती है तो फिर 90 दिन के अंदर जो लिमिट है उससे एक्सीड करना पड़ेगा, चूँकि जो कानून है और आइन है वो ये तकाजा करता है कि जब मरदमशुमारी का काउंट आ जाए और ऑफिशियली नोटिफाई हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी के अमल को शुरू करना पड़ता है और उस मरदमशुमारी की रोशनी में वो हल्का बंदी का तयन करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता और ये किसी तरीके से इनकन्क्लूसिव रहती है बात और हम 90 दिन के साइकिल में जाना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में हमें पुरानी मरदमशुमारी पे डिपेंड करना पड़ेगा। और ये भी मैंने फिर बाद में वाज़ेह किया था कि इसका हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, चूँकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 2017 में भी ऐसी ही सूरत हाल दरपेश थी। 2018 के इलेक्शन के लिए उस वक्त मरदमशुमारी का प्रोविजनल नतीजा आ गया था और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, जबकि इसका हतमी तकरीबन नतीजा आने वाला है। तो उस वक्त फिर हुकूमत ने एक आइनी तरमीम की थी जिसमें यह कहा गया था कि जो प्रोविजनल नताइज हैं उनको फाइनल नतीजा तस्वर करके उसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी का अमल शुरू कर दे, और वो 1 टाइम डिस्पेंसेशन की गई थी। और आपको शायद याद होगा कि जो हतमी फिर नोटिफिकेशन है उस मरदमशुमारी का वो बाद में, मगर एहसन इकबाल साहब, प्रिसाइजली यही मसला है कि उस वक्त हाउस मुकम्मल था, 2/3 मेजॉरिटी के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती थी। अब अगर आप ये करने जा रहे हैं और क्योंकि वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया कि करने जा रहे हैं तो आइनी तरमीम तो हो नहीं सकती, हाउस पूरा नहीं है, तहरीक इंसाफ है नहीं पार्लियामान के अंदर, आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है, तो ये कैसे होगा फिर? ये तो क्या आप एक प्रोलॉन्ग्ड केयरटेकर सेटअप आने वाला है, निगरान सेटअप इतना तवील आएगा? क्योंकि ये तो आप बिल्कुल खुला छोड़ के जा रहे हैं मामला। देखिए, इस चीज़ का फैसला तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून की रोशनी में करेगा।
जहाँ तक आपने कहा कि आईनी तरमीम यकीनन वो एक हर्डल होगी, और अगर वो आईनी तरमीम के नतीजे में सूबों के दरमियान नशिस्तें तब्दील इंटर प्रोविंस नहीं होती, तो कम अज़ कम इंट्रा प्रोविंस जो है उसके लिए फिर वो नई मरदमशुमारी का इतलाक़ होगा। तो इसलिए ये वो मसाइल हैं कि जिनका हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट की इसके बारे में फ़ैसले हैं उसकी रोशनी में करना है। हमारा काम ये है कि हम अपना जो मुद्दत ख़त्म होने के बाद हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे और निगरान सेटअप आएगा, और इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। साहब, मगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप कैसे छोड़ रहे हैं? अगर नई मरदमशुमारी आप नोटिफाई कर देते हैं तो कल को क्या बलूचिस्तान नहीं कहेगा कि जी हमारी तो सीटें बढ़नी चाहिए क्योंकि हमारी आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है? तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप कैसे फैसला छोड़ रहे हैं जो मुख्तलिफ सूबों के दरमियान, और क्योंकि और ये वो आईनी तरमीम से हो सकता है, वो इलेक्शन कमीशन की शफाफदीद पर नहीं छोड़ा जा सकता है। आप एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करके जा रहे हैं, खुला छोड़ के जा रहे हैं इस मामले को। देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि जो इंटर प्रोविंशियल हल्का बंदी है उसके लिए तो आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत है, और अगर आईनी तरमीम आप ना कर सकें तो फिर उसका कोई मुतबादल कानून साजी तो नहीं हो सकती कि आप कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दें या आप कोई सिंपल मेजॉरिटी के साथ कानून पास कर दें। तो उस सूरत में फिर यही हो सकता है कि आप इंटर प्रोविंस जो है हल्का जो है तब्दील ना करें, और जो इंट्रा प्रोविंस सूबों के अंदर की हल्का बंदी है जो सूबाई असम्बली के लिए तो उसका इतलाक हो सकता है, तो उसकी हद तक आप नई मरदमशुमारी की बुनियाद पे करें। लेकिन ये वो सारे इश्यूज हैं जिनका हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, चूंकि इलेक्शन के कुल मामलात की हतमी अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। हमारे पास मगर ऐसा नहीं साहब, आप कन्विंस थे कि अब ये मुमकिन है नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है एक लंबा अरसा आप लोगों ने, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, तो आपने कहा CCI फैसला किए हुए है कि जी नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने हैं। इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म होते हुए ये कर गए थे, इसलिए हम एक साथ ही इलेक्शन हो सकते हैं। फिर आप लोगों ने कहा कि नहीं जी पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो सकते हैं। अब आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म के नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। बार बार के यू टर्न है, ये क्यों हुआ है अचानक? क्यों फैसला हुआ अचानक? मैं आपको फिर वाजे कर दूं कि इसमें कोई यू टर्न नहीं है। मैंने तो बहुत शुरू से ये कहा था कि मरदमशुमारी का अमल शुरू हो चुका है, और जो ओरिजिनल स्कीम थी हमारी वो ये थी कि 31 मार्च तक हमने इसको मुकम्मल करके इसकी टैबुलेशन टाइम पे कर लेनी थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई उनको 4 महीने मिल जाते इलेक्शन कमीशन को। लेकिन सूबों की तरफ से जो मरदमशुमारी का अमल है उसमें काफ़ी स्लो काम हुआ, और उनकी तरफ से बार बार दरख्वास्त आई कि हम काउंटिंग पूरी नहीं कर रहे, हमें मजीद मोहलत दी जाए, जिसकी वजह से हम 31 मई तक पहुंचे काउंटिंग के लिए। और फिर जब काउंटिंग हुई तो फिर उस पर मुतालबा आया कि जो पोस्ट काउंटिंग ऑडिट होता है उसे किया जाए, ताकि जहां पर कहीं ओवर काउंटिंग या अंडर काउंटिंग की शिकायत है उसका तयन किया जाए। तो ये एक पूरा अमल था जिसकी बुनियादी वजह डिले सूबों की तरफ से बार बार वक्त का तकाजा करने की वजह से हुई। अगर हम वो टाइम ना देते तो कल को सूबे गिला कर सकते थे कि आपने हमें काउंट होने का मौका नहीं दिया। मगर ऐसा इकबाल साहब, अब इसमें एक और मसला है। कल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे प्रोग्राम में कह गए कि जी अगर नई मरदमशुमारी के तहत होंगे तो महीना 1.5 महीना इलेक्शन लेट हो सकते हैं। अगर आप वक्त से पहले जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी 9 अगस्त का कह रही है, तो नवंबर में इलेक्शन होते, 9 नवंबर से पहले। अगर 1-1.5 महीना और मजीद लेट होगा तो जनवरी में इलेक्शन चले जाएंगे। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे? एक के बाद एक वजह नहीं तलाश की जा रही होगी। एक प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप या टेक्नोक्रेटिक सेटअप की राह हमवार नहीं करके जा रहे हैं आप। मैं 2 बातें कहूंगा इसके बारे में। देखिए, एक तो इलेक्शन जो है ये आइन की प्रोविजन है, इसका कोई स्केप नहीं है और इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट जितनी भी काबिल हो, जितने भी टेक्नोक्रेट्स हों, उनके साथ एक बेयकीनी का तासुर रहेगा, और दुनिया सब इस बात का इंतजार करेगी कि कब पाकिस्तान में एक मुस्तकिल 5 साल के टर्म की हुकूमत आए। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान को जिन किस्म की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसके लिए 2 शर्तें लाजम हैं। एक ये कि उन रिफॉर्म्स की पुष्ट के ऊपर पॉलिटिकल सपोर्ट हो, पॉलिटिकल ओनरशिप हो। दूसरे ये कि कम से कम 5 साल का मैंडेट हो किसी हुकूमत के पास जो इन रिफॉर्म्स को कर सकती है। कोई साल 2 साल की हुकूमत पाकिस्तान में रिफॉर्म्स नहीं कर सकती, ना उसकी ओनरशिप होगी, ना उसमें किसी किस्म की कामयाबी होगी। लिहाजा इलेक्शन से फरार किसी सूरत मुमकिन नहीं है। इलेक्शन इस मुल्क की ज़रूरत है, हमारे मुआशी बहाली की ज़रूरत है, हमारे मुस्तकबिल की ज़रूरत है। लिहाजा
मैं नहीं समझता कि किसी की ज़हन में इस बारे में कोई इस लिहाज से गलत फहमी है कि हम इलेक्शन को इनडेफिनेटली डिले कर सकते हैं या उसको केयर टेकर सेटअप को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जो आईनी मगर स्कीम है उसके अंदर इलेक्शन होगा। अगर 4 से 6 हफ्ते इलेक्शन कमीशन को चाहिए, आप लोग जल्दी कर सकते थे, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला सकते थे। अभी भी 8-9 दिन बाकी है, अभी भी नहीं पता काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास कब होगा। आप बता दीजिए कब है। जी नहीं शाहजेब, इसके लिए हम रिसीविंग एंड पर हैं। देखिए ये काम नहायत हसास है, इसके ऊपर हम प्रेशराइज नहीं कर सकते पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को। उन्होंने इसकी काउंटिंग की है, उसके बाद एक पोस्ट काउंटिंग ऑडिट है जो किया गया है, उसकी रोशनी में वो तमाम अब अमल का डेटा का जायजा ले रहे हैं और जो ही हमें उनकी तरफ से हतमी नताइज मिलेंगे हम उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भेज देंगे। अच्छा, मगर इस सब में मसला ये कि आप जाते जाते तेज़ी से कानून साजिया कर रहे हैं। आज भी हुआ और बहुत तेज़ी से हुआ कि बिल की कॉपियां फराहम किए बगैर ज़िमनी एजेंडे में अचानक हमने देखा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर किया गया और सीक्रेट एक्ट में आप लोगों ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को एक ब्लैंकेट इख्तियार दे दिया है कि वो किसी भी जगह बगैर वारंट के किसी भी शख्स की तलाशी ले सकती हैं, किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई भी दस्तावेज़ात और आलात को कब्ज़े में ले सकती हैं। आप जा रहे हैं, बहुत सारे मसाइल ऐसा लग रहा है कि पैदा करके जा रहे हैं। एक तरफ प्रोलॉन्ग के ट्रिगर सेटअप का खतरा, दूसरी तरफ से इंटेलिजेंस एजेंसीज को इतने ज्यादा इख्तियारात देके जा रहे हैं कि मुल्क को एक सिक्योरिटी स्टेट बना के जा रहे हैं आप। देखिए इस बारे में तो वजीर दाखिला कोई मौक़िफ़ दे सकते हैं, चूँकि मैं तो आपको जैसे पता है कि अभी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह चाइना की तरफ से वाइस प्रीमियर आए हुए थे और सी पैक के 10 साल की जो कामयाब हमारी तकरीबात थी उसमें वो आए थे। मैं तो उनके साथ मसरूफ़ था, तो मैं इस बिल के बारे में आगाह नहीं हूँ। इस पे आप अगर वज़ीर दाखिला से पूछेंगे तो यकीनन वो इसके ऊपर वजाहत कर सकेंगे। एक और बिल पेश किया गया था जिसमें सियासी जमातें डाल दिया गया था और उसके बाद हमने देखा कि लॉ मिनिस्टर कह रहे थे कि जी वो हो गया, वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत था। लॉ और इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब तो उसका भी दिफा कर रहे थे। आज आप भी इस बिल का दिफा करने को तैयार नहीं हैं, इत्तेहादी तैयार नहीं है, असेंबली से वॉकआउट हो रहा है और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये अख्तियार देके जा रहे हैं, पहले सिक्योरिटी स्टेट और ज़्यादा ऑफिशियली उसको स्टैम्प करके जा रहे हैं। आपके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, जो होता आप देख रहे हैं एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर। एहसन इकबाल सर, देखिए मैं समझता हूँ कि हमें हर कीमत के ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं उनका एहतराम करना चाहिए और हमें कोई ऐसी कानून साजी कि जिससे लोगों के बुनियादी हकूक़ के ऊपर कदगन लगे उसकी हमायत नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी है कि हमें इस किस्म के कवानीन को भी लाना है कि जिससे हमारे मुल्क के अंदर जो डिसअपीयरेंसेस हैं, जो शिकायतें होती हैं कि लोग गायब हो गए, अगर आप उन एजेंसी से सुने तो वो कहते हैं कि हमें अगर आप लीगल कवर देंगे तो इस किस्म की चीज़ों की आपकी शिकायत भी कम होगी। मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस की ज़रूरत है और इसकी बॉटम लाइन यही है कि जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं जो आइन के अंदर दिए गए हैं उनकी हमें हर कीमत पे हिफाजत करनी चाहिए। मतलब निगरां सेटअप का ऐलान कब होगा निगरां वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से, क्योंकि आप भी कमेटी का हिस्सा हैं, कहाँ बात पहुँची? जी हम इसके हवाले से तमाम जो कोलिशन पार्टीज़ हैं उनमें मुशावरत का अमल जारी है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से 2-3 रोज़ पहले इसके ऊपर कोई हतमी फैसला हो जाएगा। अभी ये मुशावरत के अमल में है और हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इत्तफाक राय से सबका किसी नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। क्या ये तय है कि 9 अगस्त को ही असेंबलियाँ तहलील की जा रही हैं? मेरा ख्याल है कि इसके लिए तकरीबन जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि हमें 90 दिन की कैंपेन के लिए टारगेट करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इसके लगभग ही कोई फैसला होगा। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुतअद्दिद मुकदमात और तहकीकात का सामना कर रहे हैं, मगर एक केस ऐसा है जिसमें उनकी फौरी गिरफ्तारी और नाअहली का खदशा है। ये केस तोशा खाना के ताइफ से मुताल्लिक सेशन अदालत में चलने वाला फौजदारी मुकदमा है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खुद पेश होकर 342 का अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है और प्रोसिक्यूशन के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तोशा खाना केस से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जिसमें जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं, जो कल तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। ताहम आज ट्रायल कोर्ट में समाअत के दौरान जज हुमायूं दिलावर सवालात पढ़ते रहे और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जवाबात तहरीर करवाते रहे। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को रोस्ट्रम पर पेश करें, अदालत सवालात आपको पढ़कर सुनाएगी, बाकी आपकी मर्जी है।
जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से पूछा कि क्या आपने शिकायत कुनंदा के इल्जामात पढ़े, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने शिकायत कुनंदा के बयानात नहीं सुने, ये मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए, मेरी मौजूदगी में फर्द जुर्म भी आयद नहीं की गई, मुझे फर्द जुर्म पढ़कर नहीं सुनाई गई, मैंने केस में किसी को नुमाइंदा मुकर्रर किया ही नहीं था, सेशन अदालत ने खुद ही मेरा नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, सेशन अदालत ने मेरा नुमाइंदा मुकर्रर करके गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए, मैंने नुमाइंदा मुकर्रर करने की कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई, मेरे वकला ने सेशन अदालत की जानिब से नुमाइंदा मुकर्रर करने की मुखालफत भी की थी, सेशन अदालत खुद से मेरा नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर सकती, मुझे गवाहान के बयानात कलमबंद करते वक्त हर समात पर इस्तिस्ना दिया गया, सेशन अदालत के फैसले में मेरे नुमाइंदे का मौक़िफ़ ठीक तरह नहीं लिखा गया, मेरी गैर मौजूदगी में गवाहान का बयान रिकॉर्ड करने की कानून इजाज़त नहीं देता, मेरी गैर मौजूदगी में कलमबंद किया गया गवाहों का बयान मेरे सामने नहीं पढ़ा जा सकता। इमरान खान ने बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दायर करने के लिए किसी को नामजद नहीं किया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से शिकायत 120 दिनों के बाद दायर की गई। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए अपने असासों और वाजिबात से मुतालिक स्टेटमेंट के सवालों पर जवाब दिया कि मैंने साल 2017-18 के अपने असासे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे, मैंने साल 2018-19 के अपने असासे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे, मैंने 2019-20 के अपने असासे भी इलेक्शन कमीशन में जमा कराए और 2020-21 के अपने असासे भी इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को भेजे गए रेफरेंस के सवाल पर उन्होंने कहा और जवाब दिया कि स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को भेजा गया रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था। स्पीकर कौमी असम्बली के भेजे गए रेफरेंस में कानून को गलत तरीके से समझा गया। रेफरेंस में 2017-18 और 2018-19 के असासों का जिक्र किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पिछले बरसों के भी असासों तक रसाई हासिल कर ली जो पीडीएम हुकूमत की बदनीयती जाहिर करती है। चेयरमैन पीटीआई से अदालत ने पूछा कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक आपने साल 2018-19 में जिस बंदे को तोहफे बेचे थे उसका नाम नहीं बताया और ना ही सबूत के तौर पर कोई रसीद दिखाई। तो चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया कि इस सवाल का ताल्लुक इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग से है। क्या आज से पहले पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इलेक्शन कमीशन, टैक्स डिपार्टमेंट या नैब ने किसी से पूछा कि उसने तोशा खाना से तहाइफ हासिल करने के बाद उनके साथ क्या किया? क्या ये सिर्फ मुझसे इसलिए पूछा जा रहा है ताकि मुझे नाअहल कर सकें? मुझसे इलेक्शन कमीशन ने साल 2018-19 के तहाइफ के खरीदार का नाम बताने या कोई रसीद फराहम करने का कभी नहीं कहा, जबकि स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को जो रेफरेंस भेजा था उसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं उठाया गया था जिस पर मैंने जवाब जमा कराया था। ये एक फौजदारी शिकायत है। शिकायत कुनंदा पर लाजिम था कि वो साबित करे कि ये तहाइफ 30 जून 2019 तक मेरे पास थे और मैंने उन्हें अपने असासों में जाहिर नहीं किया था, मगर प्रोसिक्यूशन ने इस हवाले से कोई सबूत ही फराहम नहीं किया। तहाइफ मैंने ज़ाती तौर पर नहीं बेचे बल्कि प्रैक्टिस के मुताबिक अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा के जरिए बेचे जो अब मेजर जनरल हैं। अदालत उन्हें गवाह के तौर पर बुला सकती है। शिकायत कुनंदा ने मुझ पर इल्ज़ाम सियासी बुनियादों पर लगाया है जो झूठा है। शिकायत कुनंदा ने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने असासों पर झूठा बयान इलेक्शन कमीशन में दिया। इसके बाद अदालत ने सवाल पूछा कि आपने बादियों नज़र में कहा कि साल 2018-19 में आपने 4 तहाइफ फरोख्त किए और 5 करोड़ 80 लाख रुपए की सेल प्रोसीड्स बैंक अल फलाह के अकाउंट में वसूल की। आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया कि मेरे जवाब में यह नहीं कहा गया कि तहाइफ बेचकर हासिल होने वाली 5 करोड़ 80 लाख रुपए बैंक अल-फलाह में मौसूल किए, बल्कि मेरा जवाब सेल अमाउंट से मुताल्लिक है जिसमें तहाइफ बेचने, तहाइफ की टोटल लागत और मुनाफे पर टैक्स की प्रोसीड्स बताई गई हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से यह भी पूछा था कि प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने बादियों नज़र में कहा कि आपने साल 2019-20 में जो तहाइफ अपने पास रखे वो आपने या आपकी तरफ से आगे बतौर तोहफा दे दिए गए, लेकिन आपने अपने असासों और वाजिबात की स्टेटमेंट में उन तोहफों का नाम नहीं बताया और ना ही तहाइफ जिन्हें दिए गए उनका नाम बताया गया। तो इस पर चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून में नहीं लिखा कि तहाइफ के नाम जमा कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में तहाइफ के नाम लिखने का कॉलम मौजूद ही नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं उन लोगों का नाम बताऊं जिनको साल 2019-20 में मेरी तरफ से या खुद मैंने तोशा खाना के तहाइफ बतौर गिफ्ट दे दिए थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मजीद जवाब दिया कि तहाइफ की लिस्ट बनाते वक्त उनकी तफसीलात नहीं बनाई गई, तहाइफ की मालियत की तफसीलात भी नहीं बनाई गई। गवाहान ने तहाइफ की मालियत का चालान भी अदालत में जमा नहीं कराया। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करने के बाद निजी बैंक का रिकॉर्ड तलब किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करने से पहले मुझसे कभी निजी बैंक का रिकॉर्ड नहीं मांगा। मुझसे इलेक्शन कमीशन ने कभी निजी बैंक से मुतालिक तफसीलात पूछी ही नहीं थी। कानून के मुताबिक निजी बैंक का रिकॉर्ड नहीं मांगा जा सकता। निजी बैंक से मुतालिक रिकॉर्ड बनाने वाला फर्द बतौर गवाह
अदालत में पेश नहीं किया गया। बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड मेरी गैर मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ने तलब किया, जबकि इलेक्शन कमीशन के गवाह ने कहा कि निजी बैंक का रिकॉर्ड कंप्यूटर से निकाला गया। बाद में गवाह ने कहा कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। इसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने अपने असासों और वाजिबात से मुताल्लिक गलत स्टेटमेंट जमा कराने के अदालती सवाल पर जवाब दिया कि मैंने 2018-19 में इलेक्शन कमीशन में गलत असासे जमा नहीं कराए। मुझसे 2019-20 के 3 तहाइफ का पूछना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये तहाइफ थे ही नहीं। शिकायत कुरुंदा ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि 30 जून 2020 तक ये तीनों तोहफे मेरे पास थे या नहीं थे। मैंने 2019-20 में इलेक्शन कमीशन में गलत असासाजात जमा नहीं करवाए। मुझसे 2018-19 में 4 तहाइफ का पूछना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस साल ये तहाइफ नहीं थे। शिकायत कुरुंदा ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि 2018-19 में 4 तहाइफ मेरे पास थे या नहीं थे। मैंने 2020-21 में असासों में कीमती तहाइफ का जिक्र किया, जिस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए अदा किए। मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने कीमती तहाइफ का जिक्र इलेक्शन कमीशन में असासाजात में किया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने बयान में कहा कि मेरा अकाउंटेंट 40 साल से है, असासाजात जमा करवाने से मुताल्लिक मालूम है। ये बात झूठ है कि 2020-21 में असासाजात पर इलेक्शन कमीशन में गलत बयान दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर किया गया 2020-21 का मेरा एक भी बयान झूठा नहीं है, जिसका इल्जाम शिकायत कुरुंदा ने मुझ पर लगाया है। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के गवाहों से मुतालिक सवाल पर कहा कि शिकायत कुरुंदा साबित ना कर सका कि गवाह मुसद्दिक अनवर असासाजात के रिकॉर्ड का मुहाफिज है। दौरान जिरा गवाह मुसद्दिक अनवर ने असासाजात का मुहाफिज होने का कोई सबूत नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि तोशाखाना केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। पीडीएम हुकूमत के कहने पर मेरे खिलाफ केस बनाया गया। दोनों गवाहान सरकारी हैं, जिनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। गवाहान को आखिरी लम्हे पर मेरे खिलाफ बतौर गवाह सामने लाया गया। गवाहान को मेरे खिलाफ झूठा बयान देने के लिए लाया गया। इस बात को यकीनी बनाया गया कि गवाहान मेरे खिलाफ झूठा बयान दें। 14 माह से पीडीएम हुकूमत मुझे इंतखाबात से बाहर करना चाहती है। मुझ पर तोशाखाना समेत 180 दीगर केसेस और 2 कातलाना हमले करवाए गए। 9 मई के वाकयात पर 10,000 से जायद मेरे कारकुन और रहनुमा जेल में हैं। दीगर कारकुनान और रहनुमाओं को जबरदस्ती अंडरग्राउंड किया गया। शिकायत कुरुंदा मेरे खिलाफ कोई भी सबूत सामने लाने में नाकाम रहा है। इसके बाद चेयरमैन पीटीआई से ट्रायल कोर्ट का आखिरी सवाल हुआ, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वो अपने गवाह और शवाहिद पेश करेंगे। इस पर चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया कि मैं अपनी तरफ से गवाहान को अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के सामने हल्फ पर बयान देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी तरफ से शवाहिद अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। और यूं चेयरमैन पीटीआई का 342 का बयान मुकम्मल हो गया, जिसके बाद अदालत ने 35 सवालात के जवाबात को दोहराने की हिदायत करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर अपने चैम्बर में चले गए, जबकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कमरा अदालत में अपने वकला के साथ बैठे रहे। चेयरमैन पीटीआई और उनकी कानूनी टीम ने 342 के अपने बयान पर नजरसानी की और जब वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई से पूछा कि क्या आपने जो जवाबात दिए हैं उनसे आप मुतमईन हैं। तो चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया कि जी, मैं अपने जवाबात से मुतमईन हूँ। इसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने अपने रिकॉर्ड कराए गए 342 के बयान पर दस्तखत कर दिए और रवाना हो गए। इस दौरान जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। तो चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि गवाहान को पेश करना है तो थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो जज ने उनसे कहा कि क्या आपको नहीं पता था कि किस किस को बुलाना है। बैरिस्टर गौहर बोले कि अभी लिस्ट तैयार नहीं की गई, लिस्ट तैयार करनी है, इसलिए टाइम चाहिए। मुतल्लिका गवाहान जिनका ताल्लुक बनता है उनको बुलाएंगे, 2 दिन का टाइम दिया जाए, 3 अगस्त का टाइम दे दें, हम गवाहान की लिस्ट दे देंगे। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से 3 अगस्त की तारीख देने की मुखालफत की गई और कहा गया कि गवाहान 2 तरह के होते हैं, एक सरकारी और दूसरे प्राइवेट होते हैं। तो जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई के वकील से कहा कि कल ऐसा करें कि प्राइवेट गवाहान की लिस्ट फराहम कर दें। इसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर कल फिर समाअत करेंगे। इस केस में चेयरमैन पीटीआई का 342 का बयान कलमबंद हो गया है। बात करेंगे माहिर कानून इमरान शफीक से। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जवाब तफसीली तौर पर जमा कराया गया, 35 सवालात उनसे पूछे गए थे, उन्होंने अपना 342 के तहत बयान रिकॉर्ड कराया। आप समझते हैं कि एक मजबूत जवाब है और जो टेक्निकल मामलात भी उठाए गए हैं उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसा फैसला देना? देखिए खानज़ादा साहब, ये एक क्रिमिनल ट्रायल है
और इस क्रिमिनल ट्रायल में बहरहाल जज साहब की जब उन्होंने फ़ैसला करना है तो उन चीज़ों को बड़े गौर से उन चीज़ों को देखना है। लेकिन एक चीज़ बड़ी जहन में रखने वाली है और वो ये है कि बहरहाल ये नैब का केस नहीं है जिसमें एक्यूज़ पर भी कोई ओनस हुआ करता है। ये एक क्रिमिनल केस है जिसका नैब के कानून से हट के ये केस है। यहाँ सारे का सारा ओनस बहरहाल प्रोसिक्यूशन पर है और प्रोसिक्यूशन ने ही अपने केस को मुकम्मल तौर पर साबित करना है। और ये प्रोसिक्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस की बुनियाद पर है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस जो खानज़ादा साहब जिस बुनियाद पर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो एसेट्स और के डिक्लेरेशन किया गया है वो स्टेटमेंट उसमें चीज़ों को जो है वो गिफ्ट्स को जो है वो जाहिर नहीं किया गया। ये बुनियादी तौर पर उनका एतराज़ है इलेक्शन कमीशन का। इमरान खान साहब का जो सारा डिफेंस है जो पढ़ने के बाद समझ में आता है इस पूरे केस में उन्होंने दिया है, वो उन्होंने बुनियादी तौर पर सहारा इस चीज़ का लिया है कि मैंने अपने FPR के जो रिटर्न्स हैं उन चीज़ों में इनके हवाले से मैं चीज़ों को जाहिर करता रहा हूँ और इलेक्शन कमीशन में मैंने गिफ्ट्स को जाहिर करना मेरा ज़रूरी नहीं था क्योंकि वहाँ गिफ्ट का उनका कहना यह है कि रेलिवेंट कॉलम नहीं था। मैं बुनियादी तौर पर यह समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है उसमें जो एसेट एंड लायबिलिटीज़ का फॉर्म है खानज़ादा साहब वो एक अलग कानूनी हैसियत रखता है और जो FPR में आप इनकम टैक्स रिटर्न दायर करते हैं या वेल्थ स्टेटमेंट दायर करते हैं वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन में और इन दोनों के मकासद भी अलग अलग हैं। जो FBR में आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स स्टेटमेंट दाखिल करते हैं उसका मकसद आपका टैक्स अदा करना होता है और उस वक्त जो एसेट आपके पास मौजूद होता है आपने उसको जाहिर करना होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो आप पूरे साल की अपनी एसेट एंड लायबिलिटीज़ की जो स्टेटमेंट दाखिल करते हैं उसका मकसद इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है और वो सिर्फ हर शहरी पर लाजिम नहीं है, वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस पर लाजिम है। अब पार्लियामेंटेरियन जो है वो क्यों ये इसलिए लाजिम किया गया है, वो इसलिए लाजिम किया गया है कि अब एक खाना है उसमें एसेट्स ट्रांसफर टू अदर पर्सन्स। आपने कोई एसेट जो है वो किसी दूसरे बंदे को आपने ट्रांसफर किया है उसकी तफसीलात आप देंगे। ये इसलिए है ताकि ये रोका जा सके इस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। पब्लिक ऑफिस होल्डर जब अपना ये उसने जाहिर करना है कि उसने कौन सा एसेट लिया था और कौन सा एसेट आगे उसने फर्दर ट्रांसफर कर दिया। इसके पीछे एक हिकमत है। हिकमत यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को उन्होंने रोकना है और करप्शन का रास्ता रोकना है। जब देखिए खानदान साहब एक मिसाल से आपको बात समझाता हूं। मैं किसी शख्स से मैं उसको कोई फायदा पहुंचाता हूं अपने ऑफिस होल्डर होने की हैसियत से, वजीर होने की हैसियत से, किसी ओहदेदार होने की हैसियत से। अब उससे रिश्वत लेने का जो तरीक़ाकार हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैं ये कहता हूं कि अच्छा ऐसा करें, मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, आप अब रिश्वत मुझे ऐसे दें कि असल में तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए है, लेकिन आप मुझसे वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में खरीद लें। वो प्रॉपर्टी, वो 10 लाख की प्रॉपर्टी आपसे 1 करोड़ में खरीद लेगा, तो वो बुनियादी तौर पर एक तरफ आपने ट्रांजैक्शन जाहिर कर दी कि मैंने प्रॉपर्टी का लेन देन किया है, लेकिन असल में वो बुनियादी तौर पर वो आपका करप्शन का पैसा था जो आपके पास आया। इसलिए इलेक्शन कमीशन के डिक्लेरेशन के फॉर्म में ये चीज लाजिम है कि आपने साल के दौरान जितने असासे जो आपके पास थे उनकी जितनी खरीदो फरोख्त आपने की है वो आप जाहिर करेंगे। इसकी दूसरी वजह भी यह है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे भी हो सकता है खानज़ादा साहब कि आपने एक शख्स को ठेके दिए मुख्तलिफ तरफ और दूसरी तरफ आप उसके साथ अपने ज़ाती तौर पर आप उसके साथ लेन देन भी कर रहे थे, या आपका वो कोई रिश्तेदार था जिसको आप बेच रहे हैं और एक ज़ाहिरी ट्रांजेक्शन है जो आप कर रहे हैं। इसलिए ये हिकमत है कि ऑफिस होल्डर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनके जो साल में वो ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारी इलेक्शन कमीशन के उस फॉर्म में वो सामने लेकर आएं, ताकि इलेक्शन कमीशन अगर उसकी जांच पड़ताल करना चाहता है कि ये प्रॉपर्टी किसको बेची गई थी, कितने में बेची गई थी और इसकी जो आमदन है वो कैसे उन्होंने उसकी सेल प्रोसीड को वसूल किया, ये सारी चीजें उस इलेक्शन कमीशन के जो डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो उसमें जो टेक्निकल मसाइल हैं कि जी मुझे फर्द जुर्म नहीं सुनाई गई थी, मैंने केस में अपना नुमाइंदा नहीं मुकर्रर किया, फिर भी अदालत ने मुकर्रर कर दिया, हालांकि मेरे वकला ने एतराज़ किया, गवाहान के बयानात कलमबंद करते वक्त हर समात पर मुझे इस्तिस्ना दिया गया, मैं मौजूद नहीं था, उसके बावजूद गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। ये जो टेक्निकल मामलात हैं जो कि कानूनी तौर पर वो कह रहे हैं गलत हैं, इससे केस कमज़ोर नहीं होता?
नहीं खाजा साहब, इसमें एक बुनियादी रीज़न, एक तो वजह यह है कि जो काम भी हुआ उनके वकला के सामने हुआ है और अदालत ने उनको मुतअद्दिद मौके देकर किया है। जब आप एक केस के ट्रायल में पूरे शामिल होते हैं, और मज़े की बात है इमरान खान साहब ने इस केस में हर छोटी सी छोटी चीज़ पर हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की है, लेकिन ये जो सवालात उन्होंने उठाए हैं इनमें से किसी सवाल पर उन्होंने दौरान ट्रायल जो है वो हाई कोर्ट में कोई पिटिशन फाइल नहीं की, ना आज तक किसी पिटिशन में उनका ये ऐसा मौक़िफ़ रहा है। उन्होंने इस जो अदालत में के सामने जो सवालात उठाए हैं ये अदालत की प्रोसीडिंग के मुतालिक हैं और अदालत की प्रोसीडिंग में उनकी वकला की मौजूदगी में हुई है। जो काम भी हुआ है अदालत की ऑर्डर शीट इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि वो सारे काम जो है वो उनकी, जब वकला उनका नुमाइंदे के तौर पर रहे हैं इमरान खान साहब ने, अब तो इमरान खान साहब ये भी कह सकते हैं कि जो है मेरी मौजूदगी में नहीं हुआ था, मैंने तो बाहर गाड़ी में था और मैंने उधर साइन किया था, जिसकी फाइल भी कभी मसला पैदा हो गया था। तो ये टेक्निकलिटीज़ हैं। बुनियादी तौर पर अदालत ने बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों को देखना है वो सारे के सारा उन चीज़ों को देखना है कि जिनकी बुनियाद पर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, वकला ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है, क्रॉस एग्जामिनेशन में उस बयान को उन्होंने उस बयान पर पूरी जिरा की है, उनको पूरा मौका मिला है। चार्ज में जिसने चार्ज की जो कार्रवाई है खाजा साहब, उसमें इमरान खान साहब को क्या प्रेजुडिस हुआ? चार्ज जब पढ़ के सुनाया गया तो उसका तो उसने इनकार ही किया हुआ है कि मेरे ऊपर जो इल्जामात हैं मैं उनको नहीं मानता। तो या इमरान खान साहब अगर उसकी जगह खुद होते तो क्या इमरान खान साहब ने यह कहना था कि हाँ मैं चार्ज को तस्लीम करता हूं और अपने जुराइम को तस्लीम करता हूं? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब यह चार्ज के ऊपर भी ये एतराज़ जो है टेक्निकल है और एविडेंस जो रिकॉर्ड हुई है वो अदालत के सामने हुई है, अदालत ने रिकॉर्ड किया है, उनके वकला मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हुई है। जब वकील मौजूद हो और खुद आप एग्जेम्पशन ले चुके हो बार बार कि वो नहीं आ सकते, तो आपकी ली हुई एग्जेम्पशंस की बुनियाद पर, आपकी दरख्वास्तों की बुनियाद पर आप ये प्रोसिक्यूशन को ये नहीं कह सकते, अदालत को नहीं कह सकते कि आप की गैर मौजूदगी में ये बयान रिकॉर्ड किया, आप अपना ये हक जो है वो खो चुके होते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान शफीक, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान में बात करेंगे। 24 जुलाई को 14 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का मामला सामने आया। बच्ची की वालिदा ने इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज़ की एहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया और फिर जब बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसके दोनों बाजू टूटे हुए थे, सर पर जख्म में कीड़े पड़ चुके थे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटों के निशानात थे। अब 8 दिन हो गए हैं, बच्ची लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, मगर अब भी बच्ची खतरे से बाहर नहीं आ सकी है। आज भी मेडिकल बोर्ड ने बच्ची का मुआयना किया और फिर बोर्ड के इजलास के बाद बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जौदत सलीम ने कहा कि रिजवाना के जिस्म में खून की शरह 9% और वज़न सिर्फ 30 किलो है। रिजवाना के फेफड़ों से इन्फेक्शन साफ किया जा रहा है। रिजवाना को वज़न की मुनासबत से इंजेक्शन लगाया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि रिजवाना के दोनों बाजुओं को प्लास्टर कर दिया गया है। रिजवाना के सर और कमर के जख्म मुसलसल पट्टियां करने से भर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम ने रिजवाना के जख्मों के नमूने हासिल कर लिए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलेगा कि चोटें कितनी पुरानी हैं और उनकी नोयत क्या है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने मजीद कहा कि सांस खराब होने के बायस रिजवाना को ICU में रखा गया है और उसे ऑक्सीजन लगाई गई है। अद्वियात के इस्तेमाल के 3 दिन बाद रिजवाना के खून की इन्फेक्शन में कमी आई है। बच्ची ने आंखें खोलना शुरू कर दी हैं, लेकिन उसकी आंखों पर खून जमा हुआ है। रिजवाना अब भी ऑक्सीजन पर है और डॉक्टर्स आइंदा चंद घंटे आम करार दे रहे हैं। एक तरफ बच्ची का इलाज जारी है, दूसरी तरफ मुलजिमा को आज फिर जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट ने भी आज मुलजिमा को जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दे दी। सिविल जज आसिम हफीज़ की एहलिया आज सेशन कोर्ट में पेश हुई। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर आबदा सज्जाद ने जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की और मुलजिमा की 7 अगस्त तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। पेशी के बाद मीडिया के नुमाइंदों ने मुलजिमा से सवाल करने की कोशिश की, मगर मुलजिमा ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद पुलिस मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल कर चुकी है और मुकदमे को दर्ज हुए भी 7 दिन हो गए हैं। मुलजिमा अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुई हैं और मुसलसल जमानत पर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।